Assalamualaikum students, here your chemistry instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पिक्चर। हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन्स को लेकर सीरीज एक स्टार्ट की हुई है। उसी के अंदर हमारे पास एक थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं या फिर कीटोन्स। ना सिर्फ ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी चीज़ रिएक्टिव होती है बल्कि इस चीज़ को भी देखेंगे कि आखिर उसकी रीज़न क्या होती है। और एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करने के बाद हम लोग एलिफैटिक और एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, जो कि एमडीकैट की क्लासेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास इसका कंसेप्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास इसी तरह की क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे होते हैं कि विच फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। आपको इसी तरह के कंपाउंड्स गिवन होंगे या फिर आप लोगों को नेम्स गिवन होते हैं। आप लोगों ने उन्हीं को देख के डिटरमाइन करना होता है कि हमारे पास किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग खुद ही इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो करने के काबिल होंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लें कि अगर आपके पास एक सिंपल एल्डिहाइड गिवन हो और एक सिंपल कीटोन हो, तो आपने क्या करना है कि हमारे पास मोर रिएक्टिव जो होते हैं वो हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन जो है वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड। इसकी रीज़न क्या होती है कि एल्डिहाइड जो है हमारे पास मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन्स। तो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो के अंदर देखा था कि हमारे पास इन केस ऑफ एल्डिहाइड, जब हम लोग एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जो होता है सी डबल बॉन्ड होकर एक तरफ हाइड्रोजन होना जरूरी होता है, दूसरी तरफ कोई भी दूसरी चीज़ देखने को मिल सकती है। वो हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है, वो एराइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होना जरूरी होता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स के केस में ऑन द बोथ साइड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आपको एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप देखने को मिलते हैं, आपको कभी भी हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलता। मतलब एक केस में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हैवियर ग्रुप्स मौजूद हैं, अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप्स मौजूद हैं। एल्डिहाइड के केस में हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो लास्ट में मौजूद होगा। अब बाकी रीजन क्या होती है कि हमारे पास कीटोन्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं। तो उसकी बुनियादी तौर पर दो रीजन होती हैं। नंबर वन जो उसकी रीजन होती है वो हमारे पास होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू बल्की ग्रुप ऑफ कीटोन एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, ये सबसे पहली रीजन आती है। स्टेरिक इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कहते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, स्टॉपिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टॉप करवा देना विच माइट बी काज्ड बाय मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, कि एक मॉलिक्यूल को उसके स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर उसके केमिकल रिएक्शन को ही स्टॉप करवा दे। इसका लफ्ज़ी मतलब ये होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, तो वो अटैकिंग एजेंट को उस मॉलिक्यूल के अंदर जिस चीज़ को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी वहां तक पहुंचने नहीं देगा। जब पहुंचने नहीं देगा तो अटैक नहीं हो पाएगा, अटैक नहीं हो पाएगा तो हमारे पास रिएक्शन भी आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है स्टॉपिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कब होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस होती है बल्की ग्रुप्स की वजह से। और बल्की ग्रुप कौन से होते हैं? जिनका साइज बड़ा होता है। और साइज किसका बड़ा है एल्डिहाइड और कीटोन में से? तो हमें पता है कि कीटोन्स में दोनों तरफ हमारे पास बड़े ग्रुप, हैवी ग्रुप अल्काइल और एराइल मौजूद होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है। जब साइज बड़ा होगा तो हम लोग उनको बल्की ग्रुप बोलते हैं, और बल्की ग्रुप होंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और जब स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। आप लोग यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस का रिएक्टिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस का बल्की ग्रुप्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब कीटोन में बल्की ग्रुप ज़्यादा तो उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास कम होती है। अब यहाँ पे देखें कि अल्काइल ग्रुप्स आर बिगर इन साइज, कि अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारे पास साइज के अंदर क्या होते हैं, बड़े होते हैं कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम एल्डिहाइड में मौजूद होगा, अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारे पास कीटोन में मौजूद होते हैं। अब क्योंकि कीटोन्स के अंदर अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि साइज के अंदर बड़े होते हैं, सो दे कॉज द मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बल्कि ग्रुप्स की वजह से होती है और बल्कि ग्रुप्स कीटोन में ज़्यादा होते हैं। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज़्यादा हो गए सो दीज मेक द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है? इट इज़ एन अटैकिंग एजेंट जिसने आके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करना होता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच ही डिफिकल्ट हो जाती है टू द कार्बोनिल कार्बन, तो वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। जब अटैक नहीं करेगा तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। लाइक इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें कि एक तरफ हमारे पास एल्डिहाइड मौजूद है और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है कीटोन। दोनों के पास आता है न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर अटैक करने के लिए। न्यूक्लियोफाइल कहता है भाई दोनों के पास कार्बन कार्बन मौजूद हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, मैं दोनों की इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता हूँ। तो जब न्यूक्लियोफाइल आया इस एल्डिहाइड के पास, तो सपोज करेंगे इस तरफ जहाँ से CH3 मौजूद है यहाँ से अटैक करने की कोशिश करता है। तो CH3 बल्कि ग्रुप होने की वजह से इसको कार्बोनिल कार्बन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, आल्दो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप होता है अपनी बल्कि नेचर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को वो स्पेस ही नहीं दे पाता जहाँ से गुजर के वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो इस साइड से तो अटैक होना पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन जिसका साइज कम होता है, तो इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके आसानी के साथ इस कार्बन कार्बन के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग कीटोन्स की बात करते हैं जिसमें कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ हमें
मिथाइल ग्रुप जो है वो देखने को मिलते हैं। ये मिथाइल इससे भी हैवी ग्रुप्स देखने को मिल सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल चाहे इस तरफ से आके अटैक करने की कोशिश करे, चाहे इस तरफ से अटैक आके करने की कोशिश करे, दोनों तरफ से बल्कि ग्रुप्स आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को इतनी स्पेस नहीं मिल पाती कि वो जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जो है वो जाके अटैक कर सके। तो जब अटैक नहीं हो पाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि कीटोन्स जो है वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। उसकी पहली रीजन क्या हम लोगों ने देखी, वो हमने स्टेरिक हिंड्रेंस देखी कि बल्कि ग्रुप्स होने की वजह से वो स्पेस ही नहीं देंगे कि वो उसके ऊपर जाके अटैक कर पाए। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन्स। उसके बाद ये बात मुख्तसरन इसका जो लुब्बे लुबाब है वो हमारे पास यही है कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उसका साइज उतना ही बड़ा होता है। जितना साइज बड़ा होता है उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे दो रिलेशन बना लें कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स का स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस का रिएक्टिविटी के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन हमें देखने को मिल रहा होता है। तो अगर सिंपल एल्डिहाइड और सिंपल कीटोन मौजूद होंगे तो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन्स। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि दूसरी जो रीज़न होती है वो हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे मैं आप लोगों को पर्टिकुलरली कीटोन्स के हिसाब से बताऊंगा कि मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। कीटोन्स के केस में लाजमी तौर पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, राइल भी हो सकते हैं, उनकी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ही होती है। तो मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे मीन टू से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत उतनी ही ज़्यादा होती है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जब उतने ही ज़्यादा डोनेट करते जाएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाएंगे तो जो कार्बोनिल कार्बन होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारे पास, वो क्या आता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वो तो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, उसे जहाँ से मर्जी इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसने इलेक्ट्रॉन लेने ही लेने हैं। अगर पहले उसकी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है तो उसको फिर किसी दूसरी जगह पे मुंह मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि वो अल्काइल ग्रुप जो इसके साथ अटैच होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है तो उसकी जो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है वो हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाती है, वो डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी होती है। अब जब उसकी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की पूरी हो चुकी है, अब उसे फर्दर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं बची, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बन चुका है। तो जब वीक इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, डजंट वांट टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ नाउ, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी ही पूरी हो गई है भाई, इलेक्ट्रोफाइल ही उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ही खत्म हो चुकी है। तो हम लोग बोलते हैं कि अब ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना नहीं चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड ही नहीं करना चाहेगा तो न्यूक्लियोफाइल उसके पास क्या करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल तो उसी चीज़ के पास जाएगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स देने होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसी को देगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से हैं उसको तो अब वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो अब चूंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स होती है वो हमारे पास कम होती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि मोर अल्काइल ग्रुप्स मीन टू से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, उसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। यहाँ पे एक मजीद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं विद द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सपोज करें मैं आपको एक एल्डिहाइड देता हूँ 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड दिया मैंने आपको, और मैंने आपको 3 कार्बन वाली दी कीटोन। मैंने आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा ज़्यादा जो है वो हमारे पास रिएक्टिव होगा। अब बहुत से बच्चे इसी चीज़ का बुनियाद बना के ये कह सकते हैं कि सर आपने कहा कि जिसके अंदर कम कार्बन होंगे वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होंगे, तो चूंकि कीटोन के अंदर 3 कार्बन है तो ये हमारे पास मोर रिएक्टिव होना चाहिए और एल्डिहाइड लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मोर रिएक्टिव है वो हमारे पास एल्डिहाइड होगा। ये बात याद रखें कि ये जो मैंने पॉइंट लिखवाया ये मैंने उस वक्त उस चीज़ के लिए बताया जब आपके पास जिन दो कंपाउंड्स के अंदर आप लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं वो सेम नेचर के हो, मतलब या दोनों कीटोन हो या दोनों एल्डिहाइड्स हों। एल्डिहाइड हमेशा मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन, चाहे जितने मर्जी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाली आप एल्डिहाइड ले लें और कम वाली कीटोन ले रहे होते हैं। अब इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एनी हाउ एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं और कीटोन जो है वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। अब इसको देखें कि अगर हमारे पास चाहे 5 कार्बन मौजूद हैं जो हमारे पास एल्डिहाइड है, लेकिन क्या होता है कि एल्डिहाइड में कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन लास्ट में मौजूद है, बाकी सारे के सारे कार्बन एक तरफ मौजूद होते हैं। तो जब सारे के सारे कार्बन एक तरफ मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोजन ही मौजूद है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान हो जाता है उस हाइड्रोजन की तरफ से आके उसके ऊपर अटैक करना। तो हम लोग बोलेंगे कि एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव होगा, जबकि कीटोन के केस में चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है लेकिन कार्बनिल कार्बन जो है वो दोनों तरफ से बल्कि ग्रुप्स की वजह से ऑक्युपाइड होता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर कर लें कि अगर आपके पास सिंपल एल्डिहाइड और सिंपल कीटोन मौजूद होंगे तो एल्डिहाइड हमेशा मोर रिएक्टिव होगा, कीटोन लीस्ट रिएक्टिव होंगे। अगर आपके पास कंपैरिजन करने वाली दोनों की दोनों चीज़ें कीटोन्स हों या दोनों की दोनों चीज़ें एल्डिहाइड्स हों तो इस केस में आप लोगों ने ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वो हमारे पास उतना कम रिएक्टिव होगा, जिसमें कम कार्बन होंगे वो हमारे पास उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अरेंज करना है इन कार्बोनिल कंपाउंड्स को। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास चाहे जितने मर्जी कार्बन वाले कीटोन
और जितने मर्जी कार्बन वाली एल्डिहाइड हो, आपने ये देखना है कि एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होते हैं और कीटोन जो है वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एल्डिहाइड गिवन है वो हमारे पास तीन, एक फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा एसिटाल्डिहाइड है और तीसरा प्रोपायोन एल्डिहाइड है। इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास मोर रिएक्टिव होंगे। तो अगर हम लोग इनको रिएक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर अरेंज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, अगर हम लोगों ने इन एल्डिहाइड्स में से ही देखना हो तो जिसके अंदर कार्बन एटम कम होंगे वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होंगे, और जिसमें कार्बन एटम हमारे पास कम वो मोर रिएक्टिव, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा वो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव। तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपायोन एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड में कम कार्बन तो ये मोर रिएक्टिव होगा, उसके बाद एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास प्रोपायोन एल्डिहाइड आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग कीटोन्स को कंपेयर करें तो एसीटोन में 3 कार्बन, जबकि एसिटोफिनोन के अंदर 6 कार्बन यहाँ पर हैं, 2 कार्बन, 8 टोटल कार्बन है। तो जिसमें कम कार्बन वो मोर रिएक्टिव तो एसीटोन, इसके बाद उसके बाद लास्ट पे एसिटोफिनोन जो है वो हमारे पास आ रहा होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये डिफरेंस जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि एल्डिहाइड सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास जो है वो कीटोन आ रहे होते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब उसकी रीज़न क्या होती है, अब जब हम लोगों ने एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करनी होती है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास एराइल ग्रुप मौजूद होता है, जिसकी नेचर क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक रिंग मौजूद होती है और उसकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है कार्बोनिल कार्बन वाला, उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर देता है। ये कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसको जब एरोमेटिक रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी होती है वो खत्म हो गई, ये स्टेबल हो चुका है, अब इसे फर्दर जो है वो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या होता है कि हमारे पास लेस रिएक्टिव हो जाता है एज कम्पेयर टू कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एन एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो जब ये लेस रिएक्टिव होता है तो हम लोग बोलते हैं कि अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास मोर स्टेबल जो है वो हमारे पास बन चुका है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा कम हुआ करती है। तो यहाँ पे देखें कि जब है हमारे पास ये एल्डिहाइड है लेकिन एरोमेटिक है, जब एरोमेटिक होगा तो ये जो हमारे पास साथ में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो ये अपने रेजोनेट करके अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कार्बन कार्बन का, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी होना शुरू हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे वो स्टेबल होता जाएगा, जब स्टेबल होता जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमारे पास कम होती जाएगी। तो अगर आपके पास एक एलिफेटिक एल्डिहाइड हो और एक आपके पास है एरोमेटिक, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा और एरोमेटिक जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। उसकी रीजन क्या होती है कि रेजोनेटिंग नेचर या फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग जो है वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स को लीस्ट रिएक्टिव जो है वो बना रहा होता है, मोर स्टेबल कर दिया करता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है और एक आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो जाहिर सी बात है, वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे और एरोमेटिक लीस्ट होंगे, क्योंकि एरोमेटिक जो है वो स्टेबल हो जाते हैं अपने रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग कंपेयर करें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड को और एक एलिफेटिक कीटोन को, तो हमने जो लास्ट पे चीज़ डिस्कस की वो हम लोगों ने ये डिस्कस की कि एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन्स। लेकिन याद रखें वो चीज़ मैंने तब आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, अगर दोनों की नेचर सेम हो, मतलब दोनों या एलिफेटिक हो या दोनों एरोमेटिक हो। लेकिन अगर आपके पास एक एलिफेटिक कीटोन है और दूसरी तरफ एरोमेटिक हैलाइड है, तब आप ये नहीं कहेंगे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव और एलिफेटिक कीटोन जो है वो लीस्ट। तब हमारे पास एलिफेटिक कीटोन्स हैं वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होंगे, आल तो इसके अंदर बल्कि ग्रुप मौजूद होते हैं कीटोन में, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगी इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है एराइल ग्रुप्स का, वो इसे मोर स्टेबल कर रहा होता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो स्टेबल हो जाएंगे और लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उसके बाद एलिफेटिक कीटोन्स आ जाते हैं और उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड और सबसे लास्ट पे एरोमेटिक कीटोन जो है वो हमारे पास आ रहे होते हैं। एरोमेटिक कीटोन सबसे लास्ट पर आते हैं क्योंकि एक तो इसके अंदर बल्कि ग्रुप की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, दूसरी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की वजह से जो है हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमें कम देखने को मिल रही होती है। तो होप्स हो कि आप लोगों के ये जो पॉइंट्स हैं, कि अगर मैं इसका सिंपल शॉर्ट वे के अंदर बताने लगा हूँ तमाम चीज़ों का रिव्यू, कि अगर आपके पास दो सिंपल एल्डिहाइड मौजूद हैं तो एल्डिहाइड में जिसके कार्बन कम होंगे वो मोर रिएक्टिव, जिसके कार्बन ज़्यादा वो लीस्ट रिएक्टिव। अगर आपके पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, तो चाहे जितने मर्जी कार्बन वाली एल्डिहाइड हो वो मोर रिएक्टिव होगी और कीटोन लीस्ट रिएक्टिव होगी। उसके बाद अगर हमारे पास एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर एक तरफ एलिफेटिक कीटोन हो और दूसरी तरफ एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, जबकि एलिफेटिक कीटोन मोर रिएक्टिव होगा। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि एरोमेटिक जो है वो हमारे पास मोर स्टेबल हो जाते हैं ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग इफेक्ट, इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये सबसे एक लास्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस। अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले
हमारे पास मौजूद हों कार्बोनिल कंपाउंड, लेकिन उनके साथ अब हम लोग हेलोजेंस को अटैच कर देते हैं। तो सिंपली देखें कि अगर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस मौजूद हो, लाइक एक फ्लोरीन है और एक आयोडीन है, अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट होगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अटैक करेगा तो वो जो कार्बोनिल कार्बन होती है, जो पहले ही इलेक्ट्रोफाइल है, उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो चाहता है कि उसके पास कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आए। तो एक फ्लोरीन अटैच हुआ जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को उससे फर्दर खींच रहा है, उसको मजीद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है। तो वो जो हमारे पास कार्बन कार्बन होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना आसान हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे वो मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन वाला होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नो एक्सेप्शन इन इट। तो ये हमारे पास जो है वो अगर हैलोजेंस अटैच हो। तो अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे पहले पूछा था कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो एक तरफ हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, हमारे पास कीटोन्स हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिए हमारे पास एरोमेटिक कीटोन है, ये तो हमारे पास सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगी, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरोमेटिक जो है वो कीटोन है, ये भी हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, ये हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं। और एल्डिहाइड में मैंने आपको बताया कि जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4 कार्बन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको 5 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे 4 कार्बन कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम से पूरी होगी, तो ये मोर रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी इज मैक्सिमम 4। अब दो एल्डिहाइड हैं, दो कीटोन्स हैं, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, एक ब्यूटानल है और एक पेंटानल। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है वो मोर रिएक्टिव होगा। तो ब्यूटानल जो है वो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अब सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ कि रिएक्टिविटी इज मिनिमम 4, तो रिएक्टिविटी कीटोन्स के लिए मिनिमम होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक पेंटानोन है, दोनों के दोनों पेंटानोन है, लेकिन एक में पोजीशन 2 के ऊपर हमारे पास मौजूद है सी डबल बॉन्ड ओके, एक तरफ सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद है, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ कि हमारे पास 3 कार्बन जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। जबकि हमारे पास 3 पेंटानोन के अंदर सी डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ हमारे पास 2-2 कार्बन जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक तरफ 3 कार्बन और एक तरफ 1 कार्बन, तो जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप होने की वजह से वो उतना ही ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है। मतलब वो उसका बल्कि ग्रुप होने की वजह से अटैक को मुश्किल बना देगा। तो हम लोग बोलेंगे हमारे पास जो है वो लीस्ट जो है वो हमारे पास रिएक्टिव कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिविटी मिनिमम जो होगी वो हमारे पास 3 पेंटानोन के केस में आ जाएगी, जबकि हमारे पास मैक्सिमम जो होगी वो हमारे पास ब्यूटानल के केस में आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रेंड बनाना चाहूँ तो ब्यूटानल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद पेंटानल, उसके बाद 2 पेंटानोन, उसके बाद हमें 3 पेंटानोन जो है वो देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन कंपाउंड के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।